बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के अख्ताम पर आपने देखा था कि सल्जोक महल में मलिक शाह अपने घोड़े बुरान से अपने बेटे के हवाले से बातें कर रहे होते हैं कि इसी दौरान मुहाफिज मलिक शाह की खिदमत में हाजिर होकर बताता है कि सुल्तान हाजी साहब की तरफ से मकतूब आया है। इस पर मलिक शाह मकतूब खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राज खुल चुका है और साहब अमानत का मुंतज़िर है। इस पर मलिक शाह कमाश से कहते हैं फ़ौरन मेरे कपड़े तैयार करो। इस पर कमाश कहता है जो हुक्म सुल्तान, और फिर फ़ौरन मलिक शाह कमाश के हमरा काला चोगा पहनकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महल में एलचन खातून और तारकन खातून आमने सामने होती हैं। तारकन खातून एलचन खातून से पूछती है कहीं मैंने आपको डरा तो नहीं दिया। इस पर एलचन खातून जवाब देती है कि अरसा हुआ मैं डर को भुला चुकी हूँ तारकन खातून, इसलिए इत्मीनान रखिए। इस पर तारकन खातून कहती है आला, ये तो आपके ख्यालात से जाहिर है, इसलिए अगर आप खौफ से वाकिफ़ होती तो इतनी मुतमईन ना होती। ऊपर से आप इस महल में कैदी भी हैं। इस पर एलचन खातून कहती है मैं इस महल में कैदी नहीं बल्कि सुल्तान मलिक शाह की मेहमान के तौर पर मुकीम हूँ। इस पर तारकन खातून कहती है कैद को कबूल करना मुश्किल होता है, लेकिन फ़िक्र ना करें, मैं आपको इस शर्मिंदगी में मज़ीद नहीं रहने दूंगी। मैं सुल्तान से बात करूंगी और इस बात की पूरी कोशिश करूंगी कि आप जल्द से जल्द अपने कबीले वालों से मिल जाएं और सुल्तान मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं फरमाएंगे। इस पर एलचन खातून कहती है लेकिन आप ख़ुद को जहमत ना दीजिएगा, सुल्तान ने मुझे पैगाम भेजा है कि वो मुझे अपने महल में मेहमान रखकर बहुत खुश हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इस पर तारकन खातून कहती है इतनी खुशफहमी में ना रहिए एलचन खातून, जो फूल टहनी से अलग हो जाते हैं वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। दूसरी तरफ सैफर सुल्तान अपने हुजरे में मौजूद तारकन खातून और एलचन खातून के बीच होने वाली तमाम तर गुफ्तगू को देख रही होती हैं। उधर तारकन खातून एलचन खातून से कहती है जितना वक्त भी आप यहाँ रहेंगी और अपने मेहमान खाने पर आप जितनी खुशी महसूस करेंगी वो आपकी ज़िंदगी को कैद खाने में बदल देगा और मुमकिन है कि जहन्नुम में भी बदल दे। इस पर एलचन खातून कहती है कि जब तक हम पर सुल्तान के सूरज का साया है तो ऐसा करने की हिम्मत किस में है। इस पर तारकन खातून कहती है सुल्तान के सूरज का साया बड़ी वसअत रखता है, लेकिन कभी कभार जलाकर राख कर देता है। अपने बाबा और भाई कलेज अरसलान से ये बात आप अच्छी तरह जान चुकी होंगी एलचन खातून। इस पर एलचन खातून गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ योरगोस इस्फहान में एक ताजिर के रूप में दाखिल होता है और एक तरफ संजार हाजी साहब के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ योरगोस एक लोहार की दुकान पर आकर रुकता है और लोहार से कहता है अल्लाह आसानी फरमाए। इस पर लोहार योरगोस को कहता है शुक्रिया ताजिर साहब, खुशामदीद, क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस पर योरगोस कहता है शुक्रिया और फिर योरगोस तीर निकालकर लोहार को दिखाते हुए पूछता है मुझे बिल्कुल इस जैसा तीर चाहिए। इस पर लोहार तीर देखने लगता है तो योरगोस पूछता है कि इस तरह का तीर कहाँ से मिल सकता है। इस पर लोहार कहता है इस किस्म का लोहा सिर्फ एक कबीले में बनता है। इस पर योरगोस पूछता है किस कबीले में। इस पर लोहार कहता है कैनक कबीले में। दूसरी जानिब संजार से हाजी साहब मिलने आते हैं। इसी दौरान संजार पूछता है आपने मुझे यहाँ क्यों तलब फरमाया। इस पर हाजी साहब कहते हैं तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो और मेरे आने से पहले बिल्कुल कहीं मत जाना। इस पर संजार कहता है आप क्या करना चाह रहे हैं हाजी। इस पर हाजी कहते हैं सवाल नहीं, जो कहा है वो करो, अगरचे मौत ही क्यों ना आ जाए, यहाँ से मत निकलना, समझ गए। इस पर संजार कहता है ठीक है और फिर हाजी साहब कमरे से बाहर जाने लगते हैं। दूसरी जानिब मलिक शाह अपने सिपाही के हमरा निज़ामुल मुल्क के ठिकाने पर पहुंचकर अपने घोड़े से नीचे उतरते हुए दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो हाजी साहब मलिक शाह के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। इस पर मलिक शाह कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और फिर हाजी साहब मलिक शाह को लिफ्ट के ज़रिए मकान के निचले हिस्से में ले आते हैं। इसके बाद हाजी साहब सुल्तान से कहते हैं कि मुझे अपनी बात दोहराने की ज़रूरत नहीं सुल्तान, अगर आप अपने बेटे को देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, मगर फिर भी अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो आपका बेटा वहाँ है, आपसे 2 कदम के फासले पर। दूसरी तरफ संजार कमरे में मौजूद सब कुछ सुन रहा होता है
उधर हाजी मलिक शाह से कहते हैं, मेरी भरपूर कोशिशों के बावजूद हम इस दहलीज पर आ गए। इस पर मलिक शाह दरवाजे की जानिब देख ही रहे होते हैं तो हाजी साहब अपने वजीर आजम की मोहर निकालकर मलिक शाह के सामने करते हैं। तो मलिक शाह हैरानगी से पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर हाजी कहते हैं कि मैं आपकी खातिर और सल्तनत की खातिर हर किस्म की मुश्किलात से नबर आजमा होता रहा और इस राज की मुकम्मल तौर पर हिफाजत की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मेरी अक्ल कबूल नहीं करती, ना ही मेरा दिल। इतने सालों से मेरी ज़बान से कोई बात मेरी ज़ात के लिए नहीं निकली। मैंने जो कुछ किया सल्तनत के लिए किया। अब चूंकि मैं अपनी बात समझाने के काबिल नहीं रहा और चूंकि आपके लिए काबिल एतमाद भी नहीं रहा, तो आज के बाद किसी किस्म की भी मुश्किलात का और मसाइल का ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मैं मट्टी की तरह खामोश हो जाऊंगा। इस पर मलिक शाह कहते हैं, फिर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाइए। इस पर निज़ामुल मुल्क अपना इमामा उतार कर अपना सफ़ेद रंग का इमामा उठा लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका अंजाम मौत है, लेकिन मुझे वो भी कबूल है। ये कहते साथ ही निज़ामुल मुल्क सफ़ेद इमामा अपने सर पर पहनते हुए कहते हैं, अपना कफन मैं सर पर बांध चुका हूँ, अब अल्लाह मालिक है, आपका बेटा वहाँ है। इसी के साथ निज़ामुल मुल्क वहाँ से जाने लगते हैं, मगर फिर रुक कर मलिक शाह से कहते हैं, आज तक आपके बेटे से मैंने किसी किस्म का ज़ाती मफाद नहीं लिया और ना ही इस बारे में सोचा और ना आइंदा सोचूंगा। ये कहकर निज़ामुल मुल्क लिफ्ट के ज़रिए वापस मकान के ऊपर वाले हिस्से में जाने लगते हैं और मलिक शाह वहीं खड़े दरवाजे की जानिब तक रहे होते हैं। उधर दरवाजे की दूसरी जानिब संजार खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और इसी दौरान मलिक शाह निज़ामुल मुल्क की बातें याद करने लगते हैं कि आपका मोहलिक ज़ख़म अहमद है। अगरचे आप दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन अगर आपके दुश्मनों ने इस ज़ख़म से आप पर वार किया तो खुदा न खास्ता सब कुछ तबाह हो जाएगा। मगर फिर भी मलिक शाह संजार की जानिब बढ़ने लगते हैं और तमाम वाक़यात को अपने जहन से झटकते हुए दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ा देते हैं और फिर इसी दौरान संजार भी हैरतज़दा दरवाजे की जानिब देखने लगता है कि अब मेरा सामना मलिक शाह यानी कि अपने बाबा से होने वाला है और यकदम दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन दरवाजे के ऊपर मलिक शाह नहीं बल्कि निज़ामुल मुल्क को ही खड़ा पाकर संजार फिर से अपना चेहरा झुका लेता है और फिर निज़ामुल मुल्क संजार की तरफ आते हैं और संजार पूछता है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? इस पर निज़ामुल मुल्क सारा वाक़या संजार को सुनाते हैं जो निज़ामुल मुल्क के जाने के बाद पेश आया, यानी कि मलिक शाह तमाम तर बातें याद करते हुए अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश को अपने अंदर ही दबाकर वापसी के लिए ऊपर की जानिब चले जाते हैं और फिर ऊपर आकर निज़ामुल मुल्क से सफ़ेद अमामा लेकर कहते हैं, इतने सालों से हम एक साथ एक जगह पर मौजूद हैं। इस दिन मैं अपने सारे गमों को अपनी पुश्त पर डालकर फैसला कर चुका था। मैंने बड़ी मजबूती से सल्तनत को गले लगा लिया था और अपने बेटी की जुदाई का फैसला किया और यही फैसला मेरे लायक था और आज भी मुझे वही करना था जो मेरे लायक है। ये कहकर मलिक शाह हाजी को इमामा वापस देते हैं और फिर कहते हैं, यकीनन ज़ाहिर होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल, और हमें यकीन है कि फिर इस रोज़ कोई ताकत हमारे आगे नहीं ठहर सकेगी। इसी दौरान मलिक शाह वज़ीर आज़म के मनसब की मोहर निकालते हुए निज़ामुल मुल्क की जानिब बढ़ाकर कहते हैं, ये आपकी शान के लायक है, ये लें, आप भी अपनी अमानत की हिफाजत करें। इस पर निज़ामुल मुल्क मोहर लेने लगते हैं तो मलिक शाह कहते हैं, जैसे आपने मेरे बेटे की हिफाजत की। तमाम सूरत हाल बताने के बाद निज़ामुल मुल्क संजार से कहते हैं, गम मत करो बेटा, तुम्हारे बाबा ने सही फैसला किया है। इस पर संजार कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, इतने सालों बाद इनमें मुझसे मिलने की तड़प पैदा हुई, ये बात मेरे दर्द की दवा बनने के लिए काफ़ी है। मेरे बाबा ने सही फैसला किया, जब तक सल्तनत में अमन व सलामती नहीं आ जाती इस वक्त तक मिलना मुनासिब नहीं, अभी फ़र्ज़ निभाने का वक्त है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर संजार वहाँ से जाने लगता है तो निज़ामुल मुल्क संजार को रोकते हुए कहते हैं, रुको यहीं। फिर संजार की तलवारें उठाकर निज़ामुल मुल्क संजार के हवाले करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कलम को बगैर तलवार के नहीं होना चाहिए। हमें इस आलम की ज़रूरत है जो इल्मी मैदान में बातियों पर गालिब आ सके, इसलिए अब तुम यूसुफ हमदानी के पास जाओगे। इस पर संजार अपनी तलवारें लेकर देखने लगता है तो निज़ामुल मुल्क कहते हैं, बातनियों ने एहतियाती तदाबीर में इजाफा कर लिया है, इसलिए इस बार तुम्हें इनमें शामिल होने में मुश्किलात पेश आएंगी।
ये मत भूलना कि हमारे मुकाबिल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जिन सिपाहियों को मैंने तुम्हें जाल में फंसाने वालों की तलाश में भेजा था वो अब तक लौट कर नहीं आए। बातनियों के हवाले से हमारे पास कुछ मालूमात हैं। इन मालूमात के ज़रिए हमें ये मालूम होगा कि तुम्हें कैसे इनमें शामिल होना है और किस रास्ते पर निकलना है। इस पर संजार पूछता है कहाँ जाना है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं शिल्मज़ार जाना है। इस पर संजार को अमीर अल-अकबर की दी गई धमकी याद आती है, अगर मैंने तुम्हें शिल्मज़ार में और ख़ास तौर पर अपनी बेटी के इर्द गिर्द मंडलाते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन संजार ये सब कुछ याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। तो निज़ामुल मुल्क संजार को देखते हुए कहते हैं मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। चूँकि वो अमीर अल-अकबर का इलाका है इसलिए किसी की नज़रों में आए बगैर नकलो हरकत करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यही सबसे मुनासिब रास्ता है, इसलिए कि यहाँ बातनियों का असरूख है। और इस पर संजार कहता है इस फरीज़े के आगे अमीर अल-अकबर की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। इस पर निज़ामुल मुल्क संजार से कहते हैं कि तुम्हारी किसी भी चीज़ के ज़रिए तुम्हें तलाश नहीं किया जा सके। अपना घोड़ा कबीले में छोड़ देना और तुम नए घोड़े पर जाओगे और वहाँ पर उनकी नज़रों में आने की कोशिश करना। इस तरह से वो तुम्हें खुद में शामिल कर लेंगे। इस पर संजार पूछता है ये कैसे होगा। इस पर निज़ामुल मुल्क संजार को तमाम तर मंसूबाबंदी बताने लगते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।